स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूं पिछले 2 महीनों का करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एएसआई स्टेनो, ईएसआई दरोगा और भी जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हमारे बिहार से रिलेटेड और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको हिंदी मीडियम में मैं करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स से। तो पहला है, मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े एयर कैरियर एमिरेट्स ने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला 10 मिनट का कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया, जो दुबई से प्रस्थान कर रहे हैं। दुबई के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा साइट पर तेजी से रक्त परीक्षण किया जा रहा है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी मैंने ब्लू कलर से हाइलाइट्स किए ये की पॉइंट्स है या की वर्ड्स है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखेंगे। जैसे कि मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े एयर कैरियर उस एयर कैरियर का नाम है एमिरेट्स। इस एमिरेट्स पे आप लोगों को फोकस करना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि किस एयर कैरियर ने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला 10 मिनट का कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एमिरेट्स। ठीक है, तो उसी की तरह अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में 3 मई 2020 तक विस्तारित लॉकडाउन पर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई, रेल, मेट्रो, सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, कैब एग्रीगेटरों द्वारा यात्रा निलंबित रहेगी। हालांकि नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी जाएगी। उद्योगों को सामाजिक दूरी और स्वच्छता के उपायों को बनाए रखना होगा। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने यह ऑर्डर दिया है कि लॉकडाउन पर क्या क्या निर्देश जारी किए जाएंगे या किए गए हैं। तो इसका सीधे सीधे उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय। कब किया गया? तो 3 मई 2020 को। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन न करने पर 1 साल तक का कारावास की सजा हो सकती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। तो वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने 1 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक अपने मूल वेतन में 30% की कटौती दी है। इससे पहले केंद्र सरकार के अधीन कई संस्थाओं के अध्यक्षों ने अपने वेतन में 30% की कमी की घोषणा की। इसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य अनेक चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि किन किन विभाग के अध्यक्षों ने अपने वेतन में कमी की घोषणा की है। तो उनमें केंद्रीय सूचना आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कहा है कि आप हमारे वेतन में से 30% की कटौती कर सकते हैं। अगला है, अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट की प्रतिशत 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की है। इसमें से पूछा जा सकता है कि रेपो रेट को कितना प्रतिशत घटाया गया है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं कि रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो यह है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लॉकडाउन पूरे विश्व में कोरोना वायरस तहलका मचाया हुआ है, उसमें दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस कोरोना वायरस के कहर के बीच में ही अपना संसदीय चुनाव किया और उसमें सत्ताधारी यानी जिनकी सत्ता अब वर्तमान में है उनकी ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये चुनाव जीता है।
ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए परीक्षा प्रक्रिया को तेज करना है। अब ये पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से किस राज्य ने मंजूरी ली है पूल परीक्षण यानी पूल टेस्टिंग के लिए, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 2 चमगादड़ प्रजातियों में एक और तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है। यह बैट कोरोना वायरस यानी BTCOV नामक नया विषाणु 4 राज्यों केरल, हिमाचल, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु में 2 प्रजातियों में पाया जाता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह विषाणु मनुष्य में रोग का कारण बन सकता है। अब ये इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ICMR जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, उसके शोधकर्ताओं ने 2 चमगादड़ 2 बैट की प्रजातियों में एक अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया है। वो कोरोना वायरस का नाम है BTCOV या बैट कोरोना वायरस। ठीक है, ये हमारे भारत के 4 राज्यों यानी केरल, हिमाचल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में पाया गया है और वहाँ के 2 प्रजातियों में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आगे आगे हम बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। इसमें साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। इसे पैस से ऑपरेट किया जाता है, जबकि स्वच्छता सुरंग में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है। अब ICR आप सब जानते होंगे, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसने जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान भी कहा जाता है, इसने पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग नामक एक सुरंग विकसित की है। इसके तहत साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग किया जाएगा हाथ धोने की व्यवस्था में। ठीक है, ऐसे आमतौर पर स्वच्छता सुरंग में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स यानी QAC का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्था NIRDPR ने यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के साथ सहयोग किया है। NIRDPR और यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय की संचार संसाधन इकाई CRU ने पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों और स्वयं सेवकों के लिए स्वच्छता और सामाजिक उपायों के अभ्यास के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम विकसित किया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के साथ कंबाइंड साथ मिलकर एक ऐसा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय सेवा परियोजना के अधिकारियों के लिए स्वच्छता और सामाजिक उपाय ढूंढे जाएंगे। ठीक है, अगला है गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है। जेन जेड वर्कफोर्स है जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने के लिए भी इच्छुक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 67% डिजिटल वर्कर्स का मत है कि मशीन लर्निंग, ML, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकी कार्यस्थलों पर दक्षता बढ़ाती है। इस सर्वेक्षण में भारत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण इससे पूछा जा सकता है। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है, यानी इस सर्वेक्षण में भारत को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इसके बाद एक और चीज़ पूछा जा सकता है, भारत में कितने प्रतिशत डिजिटल वर्कर्स का मत है, तो ये 67% डिजिटल वर्कर्स का मत है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाती हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व आज के दिनों में काफ़ी अधिक बढ़ गया है। अगला है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिट्स ICJ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है,
ने हाल ही में भारत सरकार को प्रवासी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया है, जो कोविड-19 लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया है और बाद में इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड देश के जेनेवा में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसने कहा है कि भारत सरकार के प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम जीवन स्तर देने के लिए उपाय दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा है कि कोरोना वायरस जो है ये थोड़ा बैक न्यूज़ हो गया, बट कोरोना वायरस का जो 3 मई तक हमारा लॉकडाउन 2.0 था उसको बढ़ाया जाए, इसका आदेश भी इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट RT-PCR का उपयोग SARD CoV-2 वायरस या कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया जाता है। यह एक महंगी परीक्षण पद्धति है क्योंकि यह परीक्षण आयातित मशीनों का उपयोग करके किया जाता है और नमूना लेने के बाद परिणाम प्रदान करने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक किट चित्रा जीन LALP इन विकसित की है जो RT-LAMP तकनीक का उपयोग करती है। यह कम खर्चीला और 2 घंटे से भी कम समय में परिणाम दे सकता है। तो इससे क्या पूछा जा सकता है कि भारत ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस रिएक्शन के PCR रिएक्शन जिसको कॉमन का जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में डिटेल्स में पता होगा कि इसमें क्या होता है। उस टेक्निक के मदद से 60 CoV-2 यानी जिसको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं उसके परीक्षण में उपयोग किया जा सकता है, किंतु यह परीक्षण जो काफ़ी अधिक समय लगता है और टेस्ट लेने के बाद 5 घंटे से भी अधिक वक्त लगता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे तिरुवनंत जो कि केरला की राजधानी है वहाँ का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट श्री चित्रा तिरुना इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा किट तैयार किया है जिसके तहत जीन LAP N इस टेक्निक इस जीन का नाम है LALPN इसकी, और ये जो जिस तकनीक का यूज़ करती है वो है RT-LAMP। इस टेक्निक का यूज़ करते हुए इसको कम समय में यानी 2 घंटे से भी कम समय में हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति या उस इंसान को कोरोना वायरस है या नहीं, और साथ ही साथ ये कम खर्चीला है जो कि इस कोरोना के महामारी में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आम जनता के लिए। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसे यह पुरस्कार सामाजिक नवाचार श्रेणी और सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी के तहत क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन यानी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए दिया गया है। इस पे बात करते हैं टाटा पावर। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे देश ने के विश्व स्तरीय कंपनीज बन चुकी है जो कि जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू की गई थी, और इसको क्या है ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे टाटा पावर को। और ये पुरस्कार जो सामाजिक नवाचार श्रेणी और सामाजिक ऊर्जा समाधान उपश्रेणी के तहत दिया गया है, और इसका हैशटैग रखा गया है स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये हैशटैग आजकल बहुत चला हुआ है और ये बहुत पूछ सकता है आपसे। स्विट्ज़रलैंड ने 18 अप्रैल को अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए यह तिरंगा बनाया गया था। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टर ने लाइट प्रोजेक्शन के जरिए करीब 1000 मीटर से बड़े आकार के तिरंगे के आकार में रोशनी की थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने देश जैसे स्विट्ज़रलैंड ने अपने पर्वत पर हमारे तिरंगे को फहराया, रोशनी के द्वारा फहराया, बट फहराया। और ये किसने किया है? तो ये गैरी हॉफस्टर, ये बहुत फेमस लाइट आर्टिस्ट है, वर्ल्ड वाइड लेवल के लाइट आर्टिस्ट है गैरी हॉफस्टर। इस पर प्रश्न काफ़ी पूछे जा सकते हैं। इन्होंने 1000 मीटर से बड़े आकार का तिरंगा फहराया। क्यों फहराया? तो क्योंकि भारत ने काफ़ी प्रयास किया है कि
कोरोना वायरस का रोकथाम किया। और आप अगर ध्यान देंगे तो हमारा डेथ रेट बाकी कंट्रियों की अपेक्षा भी काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। भारत की दिग्गज टू व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्टन मोटरसाइकिल्स का अधिग्रहण की घोषणा की है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। टीवीएस मोटर भारत में काफ़ी फेमस टू व्हीलर निर्माता कंपनी है। और इसने क्या किया, नॉर्टन नॉर्टन मोटरसाइकिल्स के साथ अधिग्रहण किया। और नॉर्टन जो है विश्व का बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है मोटरसाइकिल्स के मामले में। ह्युंडई मोटर इंडिया ने वेंटिलेटर उत्पादन के लिए फ्रांस की कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम्स ALMS के साथ गठजोड़ किया है। ALMS का कारखाना चेन्नई के पास है। इस साझेदारी के तहत ह्युंडई और ALMS पहले चरण में 1000 वेंटिलेटर का उत्पादन करेंगे। बाद में इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। ह्युंडई मोटर्स आप सभी जानते हैं इंडिया की काफ़ी फेमस फोर व्हीलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। इसने क्या किया, फ्रांस की एक कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम में काफ़ी फेमस कंपनी ALMS के साथ एक संधि या गठजोड़ किया है, जिसके तहत 1000 वेंटिलेटर का उत्पादन ह्युंडई और ALMS मिलके करेगा। और ALMS का कारखाना भारत में चेन्नई में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में 1000 वेंटिलेटर का उत्पादन किया जाएगा। बाद में इसकी संख्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने यह मोबाइल ऐप तैयार किया है और इससे किसान और व्यापारी कृषि तथा बागवानी उत्पादों का परिवहन सुनिश्चित कर पाएंगे। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और उन्होंने कहा है कि अनाज और बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जो जल्दी सड़ या गल जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलने के लिए उन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप नामक एक ऐप शुरू किया है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने यह मोबाइल ऐप शुरू किया है। NIC, ये किसने शुरू किया? NIC ने। कौन सा ऐप? तो किसान रथ मोबाइल ऐप। ये काफ़ी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है, दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्द विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे, आजकल लगभग सारे राज्यों ने शुरू किया है कि डोर टू डोर जाके पता करते हैं कि आपके घर में सर्दी है, खांसी है, बुखार या कोरोना से जुड़े हर सर्वे करते हैं। उसी तरह दिल्ली सरकार ने किया था ये 2 महीने पहले उस सर्वे को शुरू करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम था एसएस कोरोना। यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के उपाय के रूप में देश में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच ब्रिटेन में इस महामारी से मृतकों की संख्या करीब 14 है। यह थोड़ी पुरानी डेटाबेस है, यानी 2 महीने पुराने, 20 अप्रैल के आसपास की है। उस वक्त ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक कर दी थी और उस वक्त उनके मृतकों की संख्या 14 है, जो आज हमारे वर्तमान भारत में भी 14,000 नहीं, सिर्फ 7,000 लोग हैं। तो ये देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की है कोरोना वायरस को रोकने के लिए और लाख से अधिक लोग हमारे यहाँ ठीक भी हुए हैं। हैट्स ऑफ टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेस। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दूसरी बैठक 16 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आयोजित की गई। देशों के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। G20 के बारे में हम सभी जानते हैं और G20 इस बार जो है G20 सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 16 अप्रैल को। और इसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL जो कि हर वर्ष मार्च अप्रैल मई के आसपास हुआ करता था, उसको स्थगित किया गया सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के वजह से। आगे बढ़ते हुए विभिन्न भारतीय राज्यों ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं कोरोना वायरस से हट के बात करें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो कि हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH इंडियन कल्चरल हेरिटेज की एक राष्ट्रीय सूची लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाली सभी देश उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने हाल ही में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति के किए गए संशोधन के संबंध में एक प्रेम नोट जारी किया है, जिसमें कोविड-19 के बीच भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को प्रतिबंधित करने के प्रयास के रूप में शामिल है। नए परिवर्तनों के अनुसार एक देश की एक इकाई जो भारत के साथ एक भूमि साझा करती है, इसका अर्थ है कि वे संस्थाएं भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निवेश कर सकती है। इससे पहले यह व्यवस्था केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में थी। DPIIT को आप सभी जानते हैं, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए एक प्रेम नोट जारी किया है, जिसमें भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को प्रतिबंधित करने के प्रयास के रूप में शामिल है। ठीक है, और ये सुविधा जो है यह पहले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें था। आगे बढ़ते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत, अभी कुछ देर पहले आया था कि मैटरहॉर्न पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहीं पर गैरी फॉस्टर नामक लाइट आर्टिस्ट ने 1000 मीटर से भी लंबे तिरंगे को फहराया था। अभी फिर मैटरहॉर्न पर्वत पर चर्चा आई है तो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत 4478 मीटर की ऊंचाई के साथ एल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह एल्प्स के सर्वोच्च और इटली के बीच फैला हुआ है। इस शिखर को हाल ही में खबरों में देखा गया एक प्रसिद्ध स्विस प्रकाश कलाकार के रूप में गैरी हॉफस्टर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को पहाड़ पर प्रकाशित किया गया, जो लगभग 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडे के साथ इस शिखर पर प्रकाशित किए गए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें देखने को मिलती है कि मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई 4478 मीटर है और ये एल्प्स पर्वत श्रेणी की एक प्रसिद्ध पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके साथ ही गैरी हॉफस्टर का तो नाम हम लोग ने जाना ही है कि वो बहुत मशहूर वर्ल्ड वाइड के लाइट आर्टिस्ट हैं और इन्होंने न के 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडे को फहराया। न सिर्फ भारत, बाकी अन्य देशों को भी जिन्होंने कोरोना वायरस में काफ़ी हिम्मत से लड़ाई की है। आगे बढ़ते हुए 18 अप्रैल 2020 को नासा ने घोषणा की कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाना है। यह एलोन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉन्च है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला नासा के मिशन को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, नासा ने 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा और इस मिशन में किस रॉकेट का यूज़ किया जाएगा तो वो है फाल्कन 9 रॉकेट और इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस सॉरी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया। तो ये प्रोग्राम का नाम पूछा जा सकता है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। किस रॉकेट का नाम, तो फाल्कन 9 रॉकेट किस किस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, स्पेस एक्स के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो वह नासा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा या स्पेस साइंस से रिलेटेड हर साल हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन
पूछा ही जाता है। इसलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। बीसीसीआई ने पहले अभियान के शुभारंभ के बारे में ट्वीट किया है और लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मिताली राज सहित प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को फीचर करने वाला एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आप सबों को बता दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि बीसीसीआई है, उन्होंने मास्क कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सभी से आग्रह किया है, आम जनता से, कि मास्क पहना जाए। इसमें खास बात क्या है, उन्होंने आग्रह किया कि आरोग्य सेतु ऐप आप सभी जरूर से डाउनलोड करो, पता करें कि आपसे कितने पास में अन्य कोरोना वायरस पीड़ित लोग हैं। साथ ही साथ जिस वीडियो को उन्होंने अपलोड किया, उस वीडियो में हमारे भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त विराट कोहली और मिताली राज भी शामिल हैं, जो कि बहुत फेमस क्रिकेटरों में से एक हैं। आगे बढ़ते हुए, वैश्विक एजेंसी स्टैंडर्ड एवं पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। S&P ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से घटाकर 1.8% कर दिया है। एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कोविड-19 प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। वैश्विक एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P के नाम से काफ़ी फेमस है और इसका मुख्य काम क्या होता है कि अनुमान जारी करता है, विकास दर जारी करता है हर देशों का। इसी तरह इसने हमारे भारत का पूर्वानुमान विकास दर जारी किया है, जो पिछले वर्ष 3.5% था, उसको घटाकर 1.8% जारी किया। वो भी कब? जो पिछले 2 महीने पहले की यह बात है। और इसमें उन्होंने यह कहा है कि अभी और बढ़ेगा। बात भी सही है, कोरोना वायरस काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा विकास दर इतना नहीं घटेगा, किंतु इन्होंने जारी किया है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि S&P जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी डिटेलिंग, इसके अनुमान को काफ़ी महत्व दिया जाता है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और देखें कि 1.8% तक घटा दिया गया है। आगे कुछ चेंज आएगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। अगला है, हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र काइकॉर्ड ने जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। जूम का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिफिकेट इन का हवाला देते हुए जूम एप्लीकेशन पर चिंता व्यक्त की है। जूम कॉन्फ्रेंस में अनाधिकृत प्रविष्टि को रोकने और अन्य उपभोक्ताओं पर दुर्भावनापूर्ण हमले को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जूम ऐप जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, सारे मीटिंग्स सब कुछ कंडक्ट कराए जा रहे हैं, भारत न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन इससे एक बड़ा नतीजा सामने आया है कि इसका जिन्होंने जूम ऐप इंस्टॉल किया है, उनके मोबाइल से, उनके लैपटॉप से, उनके पीसी से काफ़ी सारा डेटा चुरा लिया गया है, जो कि काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है हम सबों के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गृह मंत्रालय ने साइबर समन्वय केंद्र काइकॉर्ड के नाम से जो मशहूर है, उस पर चिंता व्यक्त की है और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को कहा है कि इस पर ज़रूर जल्द से जल्द कुछ करें और अनाधिकृत प्रविष्टि को रोकने की उपाय पर सोचें और गंभीरता से विचार करें। आगे बढ़ते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने पैरासीटामोल के निर्माण और दवा के निर्धारित खुराक संयोजन के निर्यात में प्रतिबंध हटा दिया है। घरेलू आपूर्ति संबंधी चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए DGFT ने मार्च 2020 में पैरासीटामोल और 13 अन्य सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API के निर्यात पर रोक लगा दी थी। आप सब जानते होंगे, विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे DGFT भी कहते हैं, उन्होंने पैरासीटामोल, जो कि हम सब हर सर्दी खांसी बुखार में कुछ हुआ तो बेटा जाकर
पैरासीटामोल ले लो, बस वही है, वही पैरासीटामोल पर जो प्रतिबंध था लगाया गया था खुराक और संयोजन पर, उसे हटा दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ ही साथ पैरासीटामोल और 13 अन्य सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API पे भी के निर्यात पर रोक लगा दी थी। कब लगाई थी? मार्च 2020 में, लेकिन इसको सिर्फ 1 महीने के बाद ही हटा दिया गया, क्योंकि पैरासीटामोल का उपयोग हमारे देश में न सिर्फ पूरे विश्व में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और गांव में आप जाएं तो सबके जुबान पर पैरासीटामोल का नाम जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हुए, पंजाब स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने वाट बॉट नामक एक रोबोट का डिज़ाइन तैयार किया है, जो कोविड-19 रोगियों को बिना स्वास्थ्य वर्कर के कोविड-19 रोगियों तक दवा और भोजन पहुंचा सकता है। वाटबॉट स्मार्ट लाइन फॉलोइंग के सिद्धांत पर काम करता है, और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर आगे बढ़ सकता है। एक कंट्रोल रूम से संचालित होने के कारण बॉट कुशलता से विभिन्न बिस्तरों को सामान वितरित कर सकता है, और यह स्वचालित रूप से अपने पथ को साफ करता है। IIT रोपर, जो कि बहुत पुराना IIT नहीं है, लेकिन इसने एक बहुत ही नायाब चीज़ डेवलप किया, जो कि है वार्ड बॉट नामक एक रोबोट, जो कि कोविड-19 रोगियों के लिए को बिना स्वास्थ्य वर्कर के दवा और भोजन पहुंचाया जा सके। ये जस्ट लाइक जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने डेवलप किया वाटबॉट, जो कि कोविड-19 रोगियों को दवा और भोजन पहुंचाएगा। इसके साथ वाटबॉट स्मार्ट लाइन फॉलोइंग के सिद्धांत पर काम करता है। ये स्मार्ट लाइन फॉलोइंग का सिद्धांत काफ़ी फेमस है, और जापान में अधिक बहुत सारे रोबोटों में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको जापानीज टेक्नोलॉजी भी कभी कभार कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार इंडियन परमानेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन IPHRC आयोग ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर चिंता व्यक्त की है। इस्लामिक सहयोग संगठन, आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो ये एक ऐसा संगठन है जो कि इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके साथ ही स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार इंडिपेंडेंट परमानेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन IPHRC इसने एक ट्वीट में जारी किया है कि भारत में इस्लामोफोबिया काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इस्लामोफोबिया का मतलब इस्लाम से डर, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम से हमें नहीं डरना चाहिए। तो कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप कुछ गलत करें ना करें। कुरान काफ़ी अच्छा धार्मिक बुक है, जैसे हमारा गीता होता है, क्रिश्चियन में बाइबल होता है, पारसी में जिंद अवस्था, उसी तरह मुसलमान धर्म में हमारा कुरान होता है। और आप सबों से अनुरोध है, ऐसा डरे ना। इस्लाम धर्म काफ़ी सही धर्म है, और मैं आपके बारे में बताऊँ, मेरी जान भी इस्लाम धर्म के लोगों ने ही बचाई है। तो मैं तो भाई इस्लाम धर्म मानता हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, इस्लाम धर्म पे कोई कटाक्ष न व्यक्त करें, सब धर्म एक समान है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर था। अब बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कई सारे संगठन होते हैं जो कि कई, जैसे विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जारी करना, और इस जारी करने के जो काम होता है उसमें चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चीन बहुत सारी चीज़ में प्रथम स्थान है, कोरोना वायरस में प्रथम स्थान है। माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए, युद्ध की भयावहता को चित्रित करने के लिए अपने काम को समर्पित करने वाला जापान के सबसे विपुल फिल्म निर्माताओं में से एक नोबुहिको ओबायाशी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। आप सबको शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन नोबुहिको ओबायाशी जो है ये काफ़ी फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। इनका जो जॉनर था, जिस
फील्ड में बनाते, वो हॉरर फील्ड में बनाते थे, वो काफ़ी फेमस निर्देशक रहे। इनकी प्रमुख फिल्मों में मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है लैबिरिंथ ऑफ सिनेमा, जो कि हाल ही के वर्षों 2019 में रिलीज़ की गई है। एक और फेमस है कास्टिंग ब्लॉसम्स टू द स्काई, जो कि 2012 में की गई थी, और द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम 1987 में। और इनके द्वारा डायरेक्ट पहली मूवी थी, उसका नाम था कॉम्प्लेक्स, जो कि 1964 में किया गया था। साथ ही साथ इनकी मूवी 1977 यानी 1977 में रिलीज़ हुई हाउस काफ़ी प्रचलित हुई थी, काफ़ी इन्होंने स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाला था और बहुत फेमस हुई थी। इसके साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था, सॉरी, इनकी मृत्यु जो हुई है हाल ही में हुई है, और टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर 82 वर्ष की उम्र में हुई है। तो ये थे हमारे नोबुहिको ओबैशी। थोड़ा कठिन नाम है बट, और इनको एक और अवार्ड मिला था जिनका नाम है पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट, 2019 में दिया गया। आगे बढ़ते हुए, भारत नवंबर 2019-20 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। काफ़ी अच्छा समाचार है। नवंबर दिसंबर में अगर कोरोना वायरस के हालात ठीक रहते, जो मुझे उम्मीद है कि ठीक रहेंगे, तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी हमारा भारत ही करेगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया (NIF) ने पशुधन मालिकों के लिए वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में एक विदेशी हर्बल दवा डी-वार्मर वर्मी वेट पेश किया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन ने पशुधन मालिकों से आग्रह करके एक वाणिज्यिक उत्पाद, जिस दवा जो स्वदेशी दवा है उसका नाम है डी-वार्मर वर्मी वेट, उसको पेश किया है। आगे बढ़ते हुए, 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इस पुल का निर्माण कार्य BRO द्वारा किया गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। इस पुल का निर्माण 1 महीने से भी कम समय में किया गया। यह पुल 40 टन वजन को उठाने में सक्षम। यह क्वेश्चन अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है पेमा खांडू, ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया, और इस पुल का उद्घाटन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इसके साथ इस पुल का वजन है 40 टन वजन। और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है और काफ़ी सराहनीय प्रयास और काम अरुणाचल प्रदेश की सरकार या BRO ने किया है कि ये 1 महीने से भी कम समय में बना दिया गया। यह काफ़ी सराहनीय, हैट्स ऑफ टू देम। राजस्थान राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडा कार्ड्स के साथ साझेदारी की है। इस स्टार्टअप की स्थापना राजस्थान के लोगों को आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और दवाओं को डिलीवरी प्रदान करने के लिए की गई है। इस सेवा के तहत राज्य के 7 जिलों को शामिल किया गया और बाद में इसके द्वारा पूरे राज्य को कवर किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप, जिसका नाम मेड कार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता क्वेश्चन है, और राजस्थान के हर एक वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा और दवाओं की डिलीवरी प्रदान की। ऐसे काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐप लॉन्च किया है, जैसे प्रैक्टो ऐप है, जिसके तहत डॉक्टर्स कुछ पैसे लेकर, जो उनकी फ़ीस है वो लेकर ऑनलाइन परामर्श देते हैं। साथ ही साथ दवाओं की डिलीवरी के लिए भी कई सारे ऐप हैं, लेकिन ये राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका और ये स्टार्टअप का नाम मेडकार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान PCS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। गोवा राज्य में कोविड-19 के कुल 7 सकारात्मक मामले थे। 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में एक भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं हुआ। गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 मुक्त हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल को गोवा पहला राज्य बना जो कोविड-19 से मुक्त हो गया। उसके बाद मणिपुर बना है भारत का पहला दूसरा राज्य जो कि कोविड-19 से मुक्त है। वर्तमान की स्थिति में न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसमें कोई भी कोविड-19 का केस नहीं आया है, और इसका सराहनीय प्रयास वहाँ की महिला प्रधानमंत्री को जाता है।
20 अप्रैल 2020 को पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे संजय कोठारी की जगह लेंगे। संजय कोठारी को फरवरी में मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री त्रिपाठी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। आपको IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी के बारे में बता दूं, ये काफ़ी फेमस IAS रह चुके हैं भारत के, मतलब वर्तमान में भी हैं, और ये 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। और संजय कोठारी जी भी काफ़ी फेमस IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वो अभी उनको फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो श्री त्रिपाठी थे यानी हमारे कपिल देव त्रिपाठी, वो पहले पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय ONGC के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, और अब जाके उन्हें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली INST इंडियन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुशल इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित करने के लिए मछली के गलफर्रे का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित उपकरणों के अधिक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल होने का दावा किया जाता है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में आप सभी जानते हैं। उन्होंने स्वायत्त मतलब अपने पैसों से चलने वाले संस्थान को स्वायत्त संस्थान कहते हैं। उसका नाम है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मोहाली चंडीगढ़ में अवस्थित है। उसके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने में इलेक्ट्रो उत्प्रेरक को मछली के गलफरे यानी फिश के गिल्स से का उपयोग करते हुए विकसित किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रयास है और काफ़ी अच्छी है। हैट्स ऑफ टू देम। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के शोधकर्ताओं ने लिथियम से समृद्ध सैकड़ों विशाल तारों की खोज की है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं, और इन्होंने लिथियम Li के मदद से सैकड़ों विशाल तारों की खोज की है। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास था। हैट्स ऑफ टू देम। एंड आज का करंट अफेयर्स मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं 2 से 3 दिनों में पार्ट 2 के साथ आ रहा हूँ, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स जैसे UPSC BPSC और भी कई सारे हैं, बिहार दरोगा UPSI और दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में काफ़ी काम करेंगे। और इसके PDF के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, और ये सारे का PDF करंट अफेयर्स का PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी ब्लू कलर से किए हुए वर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स है, उस पर फोकस करें तो करंट अफेयर्स आपके दिमाग में ज़रूर से बैठ जाएगा। ठीक है, आप ब्लू वर्ड्स पे जस्ट फोकस करें, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है। ज़्यादा डिटेल्स में भी जाना है, उसके लिए भी हम आएंगे, जो कि उसके लिए भी अलग से आएंगे, जिसमें और ज़्यादा विस्तार में चर्चा करेंगे। किंतु तत्काल में जितने भी PT लेवल के एग्ज़ाम्स है, प्री लेवल के जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये इतने काफ़ी रहेंगे आपके लिए। आप सब ब्लू वर्ड को ज़रूर ध्यान दें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद।